प्रधानमंत्री नौशहरा में मौजूद हैं जवानों के साथ बातचीत करते हुए, जवानों को एक संबल देते हुए, एक मानसिक बल देते हुए, एक दृढ़ता को मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री लगातार बॉर्डर पर जवानों के साथ दीपावली मनाते हैं और इस बार नौशहरा पहुंचे हैं जवानों के साथ। ये दृश्य अक्टूबर 2014 के, नवंबर 2015 के, जहां पर प्रधानमंत्री सियाचिन में, इसके अलावा डोगरा में, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में और राजौरी में लगातार इस परंपरा का प्रधानमंत्री, एक तरह से प्रधानमंत्री ने ये परंपरा, एक नई परंपरा शुरू की जवानों के साथ दीपावली मनाने की, जिसका लगातार अनवरत वो पालन कर रहे हैं। जवानों के पास वो जाते हैं विभिन्न चुनौतीपूर्ण स्थितियों में, चुनौतीपूर्ण जगहों पर जहां पर जवान देश की रक्षा कर रहे हैं, बिना किसी चुनौती की परवाह करते हुए वहां पर प्रधानमंत्री स्वयं जाते हैं उनके साथ दीपावली मनाने, क्योंकि वो अपने परिवारों से दूर हैं, लेकिन देश जो कि एक बड़ा परिवार है वो जवानों के साथ है। इस बात का संकेत भी, संदेश भी प्रधानमंत्री देते हुए, और ये दृश्य कुछ देर पूर्व जब प्रधानमंत्री स्मारक पर गए और वहां पर शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो गौरव के साथ साथ बेहद भावनात्मक पल प्रधानमंत्री नौशहरा में, और हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुधाकर, दृश्यों के जरिए हम लगातार दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नौशहरा पहुंचे और वहां पर उन्होंने स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और उसके साथ ही जवानों के साथ दीपावली प्रधानमंत्री आज मना रहे हैं। किस तरह से कह सकते हैं इसे, बेहद भावुक पल भी कहा जा सकता है और गौरवपूर्ण भी कहा जा सकता है, और इसके साथ साथ एक जज्बे को जगाने वाला पल भी कहा जा सकता है। सुधाकर हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में, लेकिन हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नौशहरा में हैं, जवानों के साथ दीपावली मनाने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं और सुधाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, जिस तरह से प्रधानमंत्री वहां पर गए और जिस तरह से हम पूरे प्रधानमंत्री की इस नौशहरा यात्रा को देखें, वहां पर जवानों के साथ दिवाली मनाने का उनका पूरा अगर हम प्रसंग देखते हैं, जिस तरह से एक वीआईपी कल्चर को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री एक आम परिवार के मुखिया की तरह वहां पर गए हैं, जवानों से मिल रहे हैं, वहां पर जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही स्मारक पर उन्होंने जो शहीद हुए जवान देश की रक्षा में, उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। किस तरह से कह सकते हैं एक जो केंद्र सरकार है उसकी संवेदनशीलता, इसके साथ ही एक गौरव की अनुभूति भी, और साथ ही जिसे हम कह सकते हैं कि अपनत्व का एक तार जोड़ना अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण। और रमा, सबसे पहले तो सीमा पर जाकर उन जवानों को याद करना जिन्होंने देश के लिए शहादत दी। और देखिए, आज जो हमारा देश जिस स्थिति में है, जो सुरक्षित है, जो एक तरह से आगे बढ़ने के सपने देख रहा है, जो देश आत्मनिर्भर भारत, नया भारत बुन रहा है, और उसके पीछे अगर सबसे बड़े अगर कोई वजह है तो वो इन जवानों की शहादत है, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व एक तरह से अर्पित कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। और ये प्रधानमंत्री अगर ये जो सलामी दे रहे हैं वो 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से उन तमाम शहीद जवानों को सलामी दे रहे हैं। सिर्फ नौशहरा सेक्टर में ही जो शहादत दी है, उनकी जो देश पर शहीद हुए हैं, हजारों जवान, हजारों की संख्या है। अगर आजादी के बाद से अब तक की बात की जाए, उन तमाम हजारों जवानों को आज इस खास मौके पर, दिवाली के दिन, त्योहार के दिन, उन जवानों को, उन जवानों के परिवारों को याद करना जिन्होंने शहादत दी है, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा संदेश है कि देश
आपके प्रति कृतज्ञता अर्पित करता है। आपने जो शहादत दी है, देश उसका हमेशा ऋणी रहेगा, उस कर्ज को कभी देश उतार नहीं पाएगा। और ये एक संदेश, बड़ा संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। निश्चित तौर पर उस श्रद्धांजलि के साथ, उस अश्रुपूरित नमन के साथ इस यात्रा की वो शुरुआत कर रहे हैं। हम तस्वीरों में ये भी देख रहे हैं कि पूरी जो इस नौशेरा सेक्टर में मुझे मुमकिन लगता है कि ये जो मेमोरियल है या उसके बारे में प्रधानमंत्री को ब्रीफ भी किया जा रहा है, उनको जानकारी भी दी जा रही है। और यहाँ का जो वीरों का जो इतिहास है, और प्रधानमंत्री की हमेशा इस बात में इच्छा रहती है कि वो इस वीरता के इतिहास को ज्यादा से ज्यादा जाने और वो अपने संदेशों के जरिए इसको देशवासियों तक पहुंचाए। और चाहे उनका कोई भी अभिभाषण हो या खासतौर से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इस तरह के अलग अलग बार जो है कई वीरों की कहानियों को देश के सामने लाया है, जिसके बारे में हो सकता है देशवासियों को बहुत ज्यादा पता नहीं हो। प्रधानमंत्री इस बात को भी, आज चूंकि आजादी का अमृत महोत्सव भी देश मना रहा है, तो उस दौरान इस बात को कहते रहे कि ऐसे हमारे जो सेनानी हैं जिन्होंने एक तरह से सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया, उनकी कहानियां ज्यादा से ज्यादा देशवासियों तक पहुंचनी चाहिए, युवाओं तक पहुंचनी चाहिए, ताकि युवा इसके जरिए प्रेरित हो। तो आज जब ये तस्वीरें देश के युवा देख रहे होंगे, हम जानते हैं कि हमारी 65% आबादी युवा है, तो जो हमारे देश के 80 करोड़ युवा इन तस्वीरों को देख रहे होंगे, तो उनका भी हौसला बढ़ेगा, उनको भी प्रेरणा मिलेगी। और पीएम मोदी जब ये बात कहते हैं कि हो सकता है हमारी ये जो सेना के जवान हैं वो तो अपना सर्वस्व सब समर्पित कर रहे हैं, तो लेकिन ये सेना के जवान देशवासियों को ये संदेश देते हैं कि आप जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, तो एक तरह से इस भावना को जरूर मन में रखें कि आपके इस काम से कहीं ना कहीं देश के किसी नागरिक का भला होता हो। और अगर आप एक कदम चलते हैं तो देश 130 करोड़ कदम आगे चलेगा। निश्चित तौर पर आप ये जो सेना के जवान हैं, आप अगर एक कदम चलना चाहते हैं तो उसमें आपकी मदद करते हैं, क्योंकि वो आपको सुरक्षित रखते हैं, सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। वो देश का जो द्वार, जो हमारी सीमाएं कहलाती हैं, उस द्वार को सुरक्षित रखते हैं। तो बहुत ही अहम संदेश। और ये जो नमन है, ये पूरी देश की तरफ से एक तरह से हमारे देश के जवानों को नमन है। रमा? बिल्कुल सुधाकर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से केंद्र सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जवानों की सुविधा के लिए उनकी मांग के अनुसार जिस तरह के कदम उठाए गए हैं, वो भी अपने आप में दिखाता है कि हमारे इन वीर सपूतों के लिए केंद्र सरकार कितनी संवेदनशील है और किस तरह से प्रधानमंत्री की सीधी नजर है। जी बिल्कुल, देखिए आप ये कोई मामूली फैसले नहीं थे। जब वन रैंक वन पेंशन जैसे मुद्दे जो 3-4 दशकों से अटके हुए थे, उसको सुलझाया गया, या ये फैसला लेना कि हम जो है अब 100 से भी ज्यादा हथियार, उनका उत्पादन निर्माण भारत में ही करेंगे। डिफेंस कॉरिडोर बनाने का फैसला हो, या फिर एक तरह से भारत को रक्षा क्षेत्र में एक निर्यातक देश के रूप में आगे बढ़ाने की बात हो, सेनाओं को और ज्यादा अधिकार देकर उनको फैसले लेने के लिए आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, या सबसे बड़ी बात जो एक तरह से सेना के जवानों के परिवारों की चिंता करने की बात हो। आपको याद होगा कि साल 2019 में जब वो दोबारा प्रधानमंत्री के तौर पर वो चुन के आए थे, पहला दिन जो उन्होंने शुरू किया था, तो पहले दिन जो सबसे पहला फैसला किया था तो सेना के जवानों के परिवार और उनके बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ था। तो हर एक छोटे बड़े पहलू का ध्यान रखते हुए, उनके कल्याण का ध्यान रखते हुए, तो आज जब सेना के जवान को पता है कि अगर वो सीमाओं की रक्षा करने के लिए जा रहा है, तो उनके परिवार की चिंता करने वाली एक सरकार उनके पास है। उस सेना के जवान को पता है कि अगर वो किसी लड़ाई में कूदेगा तो सबसे आधुनिक हथियार आज उसको मिल रहा है। आज उस सेना के जवान को पता है कि अगर उसके ऊपर कोई दबाव रहता है तो उसको पूरी छुट्टियां मिल सके, इसकी भी व्यवस्था करने वाली आज एक सरकार है। आज सेना के जवान को ये पता है कि अगर आतंक के एक तरह से आकाओं को मारने के लिए वो सीमा पार कर घुस आक्रमण करता है, तो उसके एक तरह से उसके पीछे खड़े होने वाली एक सरकार है। तो आज सेना के जवानों को ये पता है कि अगर वो कोई बात कहते हैं करते हैं तो वो सीधे बात प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचती है, और प्रधानमंत्री मोदी उन बातों पर विचार करते हुए सेना के जवानों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव फैसले लेते हैं। तो निश्चित तौर पर जब ये तमाम चीजें सेना के जवानों को, लेकिन ये एक भावनात्मक दिन भी होता है दिवाली,
अपने परिवारजनों से दूर मनाना। रमा, आज हम और आप अपने परिवारजनों के साथ ये दिवाली मना रहे हैं, उनके साथ हम फुलझड़ियां एक तरह से दिए जलाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर अब सेना के जवानों को जब प्रधानमंत्री मोदी मिलते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं शहादत वाले जवानों को, या फिर वो जवानों को जब मिठाई भी खिला रहे होंगे, तो उनको आश्वस्ति होगी कि निश्चित तौर पर वो अकेले नहीं है, उनके साथ 130 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं हैं। एक तरह से हर एक भारतवासी अपने सेना के जवानों के नाम का दिया अपने घरों में जला रहा होगा, उनकी भी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा होगा। तो एक तरह से ये भावना जरूर प्रधानमंत्री के दौरे से रिफ्लेक्ट होती है। रमा, बिल्कुल सुधाकर, आप बने रहे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़ भी जुड़ गए हैं। रोशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज में, और बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं आपको। और प्रधानमंत्री नौशहरा पहुंचे हुए हैं और दिवाली मना रहे हैं जवानों के साथ। लगातार प्रधानमंत्री, जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से जवानों के साथ बॉर्डर पर जाकर, विभिन्न चुनौतीपूर्ण स्थितियों पर जाकर, जगहों पर जाकर जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं। कितना बड़ा संदेश है और कितना बड़ा संकेत है? सबसे पहले तो आपको और मैं पूरे देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और दूसरी बात जो आपने कही कि प्रधानमंत्री जी हर साल जाते हैं, जब से वो सत्ता में आए हैं, हर साल वो सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हैं। और ये जो उन्होंने जगह चुनी है नौशेरा की, असल में आप देख रहे होंगे कि हमारी पूरी जो एलएसी है और एलओसी है, दोनों तरफ से हमको चुनौती मिल रही है, तनाव है। इस तनाव के बीच नौशेरा जाना, ये सैनिकों के आत्म जो उनको प्रेरित करना, उनको उनके अंदर जोश भरना, ये बहुत बड़ा मैसेज है कि सैनिक अकेले नहीं है। वो अकेले ही ठंड में, गर्मियों में या सर्दियों में, बर्फ में अकेले नहीं रह रहे हैं, बल्कि उनके साथ पूरा देश खड़ा है और देश के प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े हैं। तो बेसिकली ये जो सैनिकों का उत्साह वर्धन करना होता है, उनकी दुख सुख में शामिल होना होता है, ये बहुत बड़ा संदेश जाता है। और इसी कारण हमारा सैनिक, हमारे जो भारतीय सेना है, तीनों सेना है, वो किस तरह से अपने सब कुछ तन मन से इस देश की सेवा में लगे हुए हैं। और ये आप देखते हैं कि अभी ठंडियों का मौसम शुरू होने वाला है और लद्दाख में जो एलएसी हमारी, वहां -50 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। इन परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में हमारे सैनिक रहते हैं, और उनके बीच प्रधानमंत्री का जाना ये बहुत बड़ा संदेश देता है। और मुझे लगता है कि पूरा देश इसमें, पूरा देश का एक एक नागरिक हमारे सैनिकों के साथ। बिल्कुल रोशन जी, प्रधानमंत्री जब फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा भी करते हैं, जवानों से बातचीत भी करते हैं, तो कितना बड़ा एक संदेश उन लोगों को भी जाता है जो हमेशा नापाक मंसूबे बनाते रहते हैं सीमा पार, और कितनी बड़ी एक चुनौती उनके सामने भी, और किस तरह से पूरा देश एकजुट खड़ा है, जवान जो है एक साथ खड़े हैं और देश का शीर्ष नेतृत्व वहां पर है। तो कितनी मजबूती, कितनी एकजुटता इसमें अपने आप में दिखाई देती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का सैनिकों के बीच जाना ही अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। इसका मतलब है कि पूरा देश हमारे सैनिकों के साथ एकजुट खड़ा है। जो आपने बात कही कि जो दोनों जो हमारे बॉर्डर है, एलओसी और एलएसी, जो ईस्ट लद्दाख की तरफ से, चाइना की तरफ से चुनौती मिल रही है, और पश्चिम में हमारी एलओसी की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से चुनौती मिल रही है। उसके अलावा जो घुसपैठ हो रही है, जो छद्म में जो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी गतिविधियां चलती हैं, उन सब के लिए भी ये संदेश है। और प्रधानमंत्री का जाने का मतलब होता है कि हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो थोड़ी सी और मजबूत हो जाती है। चाहे क्योंकि सैनिक तो हमारे 24 आवर अलर्ट पर रहते हैं, उनके साथ जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो हमारी पुलिस है, स्थानीय पुलिस है, वो सारे अलर्ट पर आ जाते हैं। और जो छोटी मोटी अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो उसकी भी समीक्षा हो जाती है। तो प्रधानमंत्री जी का जाना पूरे देश की तरफ से एक संदेश देना कि हम सब आपके साथ हैं। और इसीलिए हमारे जो सैनिक हैं, जब से ये सरकार आई, आप देखिए कि सैनिकों को प्रधानमंत्री ने कितनी ज्यादा शक्तियां दे दी हैं उनकी। चाहे वो सेना की आवश्यक खरीद होती है, उसमें जो हमारे जनरल हैं उनको पावर दी गई है। फिर हमारे मेक इन इंडिया के तहत उनको शक्तियां दी जा रही हैं। तो हर स्तर पे, और यहाँ तक कि अगर आपने हमारे सैनिकों की तरफ से सुना होगा, हमारे जनरल की तरफ से सुना होगा कि उनको फ्री हैंड है। अगर उनको मौका मिलता है, अगर उनको कहा जाए कि आपके सामने परिस्थितियां, तो आपको दिल्ली का मुंह नहीं देखना है, आपको केवल इंतजार नहीं करना कि दिल्ली से कोई संदेश जाए और फिर आप एक्शन लें। वो लोग एक्शन लेते हैं। और यही कारण है कि आज हम जो डटे हुए हैं, जो हम एलएसी पर डटे हुए हैं पिछले 2 साल से, 2-2.5 साल से, वो इसका कारण ही यही है कि हमको पूरी देश की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, इस पूरी सरकार की तरफ से
सेना को पूरी शक्ति है, सेना को फ्री हैंड है कि आप पूरी जुटता से, एकजुटता से लड़िए और आपको जो भी सुविधाएं चाहिए, जो भी आपको आपकी जरूरतें होंगी, उनको ये देश पूरा करेगा और आप देश की रक्षा में जुट जाइए और देश की रक्षा के साथ आपके साथ पूरा देश खड़ा है। तो ये बहुत बड़ा संदेश है। बिल्कुल। और रक्षा क्षेत्र में जो इस तरह के बदलाव आए हैं, लंबे समय से जो मांगे थी वो पूरी हुई हैं, कितनी बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति का ये एक द्योतक है जब हम बात करते हैं OROP की, या फिर जिस तरह से निर्णय लेने की क्षमता की या फ्रीडम की जो आपने बात बताई है। काफी लंबे समय से इन चीजों की जरूरत भी थी, मांग भी थी, या रक्षा क्षेत्र में देश जिस तरह से आत्मनिर्भरता हासिल कर रहा है उसमें मजबूत होती सेना की, तो कितनी मजबूती आप देखते हैं, कितनी बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति आप देखते हैं, और किस तरह से इसे और ज्यादा चाक चौबंद बनाया गया है? देखिए, जो वन रैंक वन पोस्ट वाली बात है, कई सालों से मैं खुद चूंकि डिफेंस भी कवर करता हूं, तो मैं देखता हूं कि कई सालों से सैनिकों की तरफ से और जो हमारे पूर्व सैनिक थे उनकी तरफ से आंदोलन भी हुए, लेकिन इस पे निर्णय नहीं लिया गया। स्टैंडिंग कमेटी ने तक रिकमेंडेशन कर दिया था कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ये इसमें सम्मान ज्यादा इन्वॉल्व है। तो ये सरकार आई और सरकार ने वन रैंक वन पोस्ट कर दिया और आज हमारा सैनिक जो इसमें सर्विंग है और जो रिटायर हो गया, दोनों इससे खुश है। दूसरा, जो मेक इन इंडिया के तहत, क्योंकि अभी तक हमारे देश में जितने भी जो साजो सामान था वो सारा विदेशों से आता था और हम लोग डिपेंड करते थे उन पे। तो जब मेक इन इंडिया के तहत कार्रवाई शुरू हुई और जो FDI था, डिफेंस क्षेत्र में FDI को खोला गया, वो हालांकि उसमें बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया था और आपत्ति जताई थी कि डिफेंस में FDI नहीं होना चाहिए, लेकिन खोला गया। और उसमें जब अरुण जेटली जी डिफेंस मिनिस्टर थे तो उनका तर्क था कि अभी हम 100% बाहर से ले रहे हैं, अगर हम 50% हमारे देश में अगर FDI हम अलाउ करते हैं तो 50% कंपनियां हमारे देश में आएंगी और यहाँ यहीं हमारे देश में ही वो सेना का जो सामान है, जो उनके जरूरत की चीजें हैं, वो यहीं उनका प्रोडक्शन होगा। तो इसका मतलब 50% यहाँ होगा। फिर हमने एक चीज अभी आपने देखा कि जो राफेल जहाज खरीदे थे उनमें एक शर्त हमारे साथ हुई है, हमने जो उनके साथ शर्त की है कि आप यहाँ अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करेंगे और बाकी जहाजों का निर्माण हमारे देश में होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आपका जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करना है। हम केवल आपसे सामान नहीं ले रहे, हम सामान के साथ आपसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी ले रहे हैं और अब हमारे लोगों को यहाँ ट्रेन करेंगे और हम जो भविष्य में जो भी सामान बनेगा वो मेक इन इंडिया के तहत बनेगा। और बहुत सारे निर्णय लिए, अभी आपने 2 दिन पहले ही देखा होगा कि 7,900 करोड़ रुपए का एक सेना के लिए सामान के लिए जो हेलीकॉप्टर है वो उनकी मंजूरी दी गई है और उससे पहले भी 14,000 करोड़ की एक मंजूरी मिली। तो ये सेना को मजबूत करने के लिए, कि जो कहते थे कि हमारे पास गोला बारूद कम है या हमारे पास जो उसकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की शिकायतें आती थी कि उनके पास क्वालिटी गोला बारूद नहीं होता है, तो वो भी सरकार ने कर दिया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जगह अब 5-6 कंपनियां खोल दी हैं और उन कंपनियों को कहा कि आप जो इंटरनेशनल लेवल का जो क्वालिटी है उस लेवल के आप हमारे सेना के लिए साजो सामान बनाइए ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो बहुत सारे निर्णय लिए हैं जो सेना को इसमें एक तो फ्री हैंड दिया गया है, उनकी जो खरीद की जो क्षमता है उसमें शक्तियां दी गई हैं, यहां तक कि केवल जनरल लेवल पे नहीं, केवल चीफ लेवल पे नहीं, दूसरे और तीसरे रैंक तक का, यहां तक कि ब्रिगेडियर रैंक तक को भी खरीद की छूट दी गई है, उनको परमिशन दी गई है। तो यहाँ इसका मतलब है कि सेना को फ्री हैंड है, आप काम करिए, जितना आपको जो जरूरत है वो कीजिए। और यहाँ पे जो सेंटर में जो उसकी चाहे वो CCS है उसमें डिसीजन होते हैं या रक्षा मंत्री के स्तर पे निर्णय होते हैं, तो ये बहुत बड़ा सुधार हुआ है। जो रक्षा क्षेत्र को एक बंद कमरे में टाइप उसको बिठा रखा था, अब कम से कम उसको खुली छूट दी गई है कि आप जाइए और देश की जो जरूरत है उसके हिसाब से कदम उठाइए। बिल्कुल रोशन जी, लंबे समय से जो फैसले लंबित पड़े थे या जो मांग हो रही थी उनको न केवल सुलझाया गया बल्कि एक तर्क संगत निर्णय पर, फैसले पर आया गया। अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग करने की बात की ही हम बात करते हैं तो ये 200 साल पुराना बोर्ड था और लंबे समय से इसके बारे में जो है सवाल खड़े किए जा रहे थे। जिस तरह से 7 नई कंपनियों को सौंपा गया और उसके अलावा जो अलग अलग लोग काम कर रहे हैं उनको भी विभिन्न दायित्व या जिस तरह से उन्हें एडजस्ट किया गया, अपने आप में कितना बड़ा एक जिसे बताते हैं कि निर्णय शक्ति की तत्परता भी है और निर्णय शक्ति में एक स्पष्टता भी है और वो स्पष्टता इन फैसलों में दिखाई देती है। बिल्कुल, देखिए जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की बात है 200 साल पुराना है जी,
और जब समय बदलता है, चीजें बदलती हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, तो उसके हिसाब से उसमें भी सुधार की जरूरत होती है। लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में हमेशा शिकायत आती थी, सेना की तरफ से शिकायत आती थी कि जो वो बम गोले बारूद बनाते हैं वो कभी कभी मिस हो जाते हैं, वो या कभी वो सैनिकों के हाथ में ही ग्रेनेड फूट जाते हैं। इस तरह की शिकायतें आती थी। तो वो उन शिकायतों पे विचार करने के लिए बहुत सारी कमेटियां बनी, कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट दी। उस जी, रोशन जी आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बगल में नीचे बैठ जाएं। ये सैनिकों की तरफ से डिमांड हो रही थी, और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी थे उन्होंने इसका विरोध किया था शुरुआत में कि हमारी नौकरी का क्या होगा, हम लोग क्या होंगे। लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, सब लोग नए कंपनियों में एडजस्ट होंगे, सबकी जो सेवा शर्तें हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, सबको सभी सुविधाएं मिलेंगी। तो ये निर्णय जो डिफेंस में जो निर्णय हो रहे हैं, नहीं अलग अलग आवाज आ रही है, ये नहीं चलेगा। अच्छा मैं बुलवाता हूँ, एक आवाज आनी चाहिए जोरों से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दिवाली का आज पावन त्योहार है और हर किसी का मन करता है कि दिवाली अपने परिवार के लोगों के बीच में मनाए। मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं, और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, मैं आपका परिवार का साथी हूं। तो मैं यहां प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूं। आप सभी के बीच आना, जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव मेरे मन में होता है। और जब से मैं इस संवैधानिक जिम्मेवारी को संभाल रहा हूं, आज उसको 20 साल से भी अधिक समय हो गया। बहुत लंबे अरसे तक मुझे देशवासियों ने इस प्रकार की सेवा का मौका दिया। पहले गुजरात वालों ने दिया, अब देशवासियों ने दिया। लेकिन मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवारजनों के बीच बिताई है। आज मैं फिर आपके बीच आया हूं, आपसे एक नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नया उमंग लेकर के जाऊंगा, नया विश्वास लेकर के जाऊंगा। लेकिन मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद आपको लेकर के आया हूं। ढेर सारा आशीर्वाद लेकर के आया हूं आपके लिए। आज शाम को दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता को, आपके शौर्य को, आपके पराक्रम को, आपके त्याग और तपस्या के नाम पर, और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुए हैं, ऐसे आप सबके लिए हिंदुस्तान का हर नागरिक वो दिए की ज्योत के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता रहेगा। और आज तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप घर पर बात करेंगे, हो सका तो फोटो भी भेज देंगे, और मुझे पक्का विश्वास आप कहेंगे हाँ यार इस बार तो दिवाली कुछ और थी, कहेंगे ना। देखिए आप रिलैक्स हो जाइए, आप कोई आपको देखते नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा आप ये भी बताएंगे ना कि मिठाई भी बहुत खाई थी? नहीं बताएंगे तो बोलो ना। साथियों,
आज मेरे सामने देश के जो वीर हैं, देश की जो वीर बेटियां हैं, वो भारत मां की ऐसी सेवा कर रहे हैं जिसका सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। किसी किसी को ही मिलता है जो सौभाग्य आपको मिला है। मैं देख रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, आपके चेहरे के उन मजबूत भावों को मैं देख रहा हूं। आप संकल्पों से भरे हुए हैं और यही आपके संकल्प, यही आपकी पराक्रम की पराकाष्ठा करने की भावनाएं, चाहे हिमालय हो, रेगिस्तान हो, बर्फीली चोटियां हो, गहरे पानी हो, कहीं पर भी आप लोग मां भारती का एक जीता जागता सुरक्षा कवच है। आपके सीने में वो जज्बा है जो 130 करोड़ देशवासियों को भरोसा होता है, वो चैन की नींद सो सकते हैं। आपके सामर्थ्य से देश में शांति और सुरक्षा, एक निश्चिंतता होती है, एक विश्वास होता है। आपके पराक्रम की वजह से हमारे पर्वों में प्रकाश फैलता है, खुशियां भर जाती हैं, हमारे पर्वों में चार चांद लग जाते हैं। अभी दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज और छठ पर्व भी बिल्कुल गिनती के दिनों में सामने आ रहा है। आपके साथ ही मैं सभी देशवासियों को नौशेरा की इस वीर वसुंधरा से इन सभी पर्वों के लिए देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के अन्य हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग आज दिवाली का जब दूसरा दिन होता है तो नववर्ष की भी शुरुआत करते हैं, और हमारे यहाँ तो हिसाब किताब भी दिवाली से पूरा होता है और दिवाली के दूसरे दिन से शुरू होता है। खास करके गुजरात में कल नया साल होता है। तो मैं आज नौशेरा की इस वीर भूमि से गुजरात के लोगों को भी और जहां जहां नववर्ष मनाते हैं उन सबको भी अनेक अनेक मंगल कामनाएं उनके लिए देता हूं। साथियों, जब मैं यहां नौशेरा की पवित्र भूमि पर उतरा, यहां की मिट्टी का स्पर्श किया, तो एक अलग ही भावना, एक अलग ही रोमांच से मेरा मन भर गया। यहां का इतिहास भारतीय सेना की वीरता का जयघोष करता है। हर चोटी से वो जयघोष सुनाई देता है। यहां का वर्तमान आप जैसे वीर जवानों की वीरता का जीता जागता उदाहरण है। वीरता का जिंदा सबूत मेरे सामने मौजूद है। नौशेरा ने हर युद्ध का, हर छद्म का, हर षड्यंत्र का माकूल जवाब देकर कश्मीर और श्रीनगर के प्रहरी का काम किया है। आजादी के तुरंत बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर खड़ा करके रखी हुई थी। नौशेरा पर हमला हुआ, दुश्मनों ने ऊंचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की, और अभी जो मुझे पूरा वृत्त वीडियो समेत सारी चीजें मुझे देखना समझने का मौका मिला, और मुझे खुशी है
कि नौशेरा के जाबाजों के शौर्य के सामने सारी साजिशें धरी की धरी रह गई। दोस्तों, भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारतीय सेना की ताकत क्या होती है, इसका एहसास दुश्मन को शुरुआत के दिनों में ही लग गया था जी। मैं नमन करता हूं नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को, नायक जदुनाथ सिंह जी को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं प्रणाम करता हूं लेफ्टिनेंट आर राणे को, जिन्होंने भारतीय सेना की जीत का रास्ता प्रशस्त किया था। ऐसे कितने ही वीरों ने नौशेरा की इस धरती पर गर्व की गाथाएं लिखी, अपने रक्त से लिखी हैं, अपने पराक्रम से लिखी हैं, अपने पुरुषार्थ से लिखी हैं, देश के लिए जीने मरने के संकल्पों से लिखी है। अभी मुझे, ये मेरा सौभाग्य था कि दिवाली के इस पवित्र त्योहार पर मुझे आज दो ऐसे महापुरुषों के आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। मेरे जीवन में एक प्रकार से अनमोल विरासत है। मुझे आशीर्वाद मिले श्री बलदेव सिंह और श्री बसंत सिंह जी। ये दोनों महापुरुष बाल्यकाल में मां भारती की रक्षा के लिए फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साधनों के अभाव के बीच भी, और जब मैं आज सुन रहा था उनको, वही जज्बा था जी, वही मिजाज था, और वर्णन ऐसे कर रहे थे जैसे आज ही अभी से लड़ाई का मैदान से आए हैं, ऐसा वर्णन कर रहे थे। आजादी के बाद हुए युद्ध में ऐसे अनेकों स्थानीय किशोरों ने ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के मार्गदर्शन से बाल सैनिक की भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए उतनी कम उम्र में देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया था, सेना की मदद की थी। नौशेरा के शौर्य का यह सिलसिला तब से जो शुरू हुआ, न कभी रुका है, न कभी झुका है। यही तो नौशेरा है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई, वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है। और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं कुछ तय किया था सूर्यास्त के पहले कि सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए, और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटिका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां अशांति फैलाने के अनगिनत कुत्सित प्रयास हुए, आज भी होते हैं, लेकिन हर बार आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब मिलता है। असत्य और अन्याय के खिलाफ इस धरती में एक स्वाभाविक प्रेरणा है, माना जाता है, और मैं मानता हूं ये अपने आप में बड़ी प्रेरणा है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान अपना कुछ समय इसी क्षेत्र में व्यतीत किया था। आज आप सबके बीच आकर मैं अपने आप को यहां की ऊर्जा से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूं। साथियों, इस समय देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव गुलामी के लंबे कालखंड में
असंख्य बलिदान देकर हमने ये आजादी हासिल की है। इस आजादी की रक्षा करने का दायित्व हम सभी हिंदुस्तानियों के सर पे है, हम सबकी जिम्मेवारी है। आजादी के अमृत काल में हमारे सामने नए लक्ष्य हैं, नए संकल्प हैं, नई चुनौतियां भी हैं। ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में आज का भारत अपनी शक्तियों को लेकर भी सजग है और अपने संसाधनों को लेकर भी। दुर्भाग्य से पहले हमारे देश में सेना से जुड़े संसाधनों के लिए ये मान लिया गया था कि हमें जो कुछ भी मिलेगा विदेशों से ही मिलेगा। हमें टेक्नोलॉजी के मामले में झुकना पड़ता था, ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे। नए हथियार, नए उपकरण खरीदने होते थे तो प्रक्रिया सालों साल चलती रहती थी। यानी एक अफसर फाइल शुरू करें, वो रिटायर हो जाए, तब तक भी चीज नहीं पहुंचती थी। ऐसा ही कालखंड था। नतीजा ये कि जरूरत के समय हथियार फिर आपाधापी में खरीदे जाते थे। यहां तक कि स्पेयर पार्ट्स के लिए भी हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे। साथियों, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का संकल्प उन पुरानी स्थितियों को बदलने का एक सशक्त मार्ग है। देश के रक्षा खर्च के लिए जो बजट होता है, अब उसका करीब 65% देश के भीतर ही खरीदी पर खर्च हो रहा है। हमारे देश ये सब कर सकता है, करके दिखाया है। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए अब भारत ने यह भी तय किया है कि 200 से ज्यादा साजो सामान और उपकरण अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का यही तो संकल्प है। अगले कुछ महीनों में इसमें और सामान जुड़ने वाले हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाने वाली ये पॉजिटिव लिस्ट और लंबी हो जाएगी। इससे देश का डिफेंस सेक्टर मजबूत होगा, नए नए हथियारों उपकरणों के निर्माण के लिए निवेश बढ़ेगा। साथियों, आज हमारे देश के भीतर अर्जुन टैंक बन रहे हैं, तेजस जैसे अत्याधुनिक लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बन रहे हैं। अभी विजयादशमी के दिन 7 नई डिफेंस कंपनियों को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, वो अब स्पेशलाइज्ड सेक्टर में आधुनिक रक्षा उपकरण बनाएगी। आज हमारा प्राइवेट सेक्टर भी राष्ट्र रक्षा के संकल्प का सारथी बन रहा है। हमारे कई नए डिफेंस स्टार्टअप्स आज अपना परचम लहरा रहे हैं। हमारे नौजवान 20, 22, 25 साल के नौजवान क्या क्या चीजें लेकर के आ रहे हैं, गर्व होता है। साथियों, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर इस स्पीड को और तेज करने वाले हैं। ये सारे कदम जो आज हम उठा रहे हैं, वो भारत के सामर्थ्य के साथ साथ डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में हमारी पहचान को भी सशक्त करने वाले हैं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, को अति भारः समर्था नाम, यानी जो समर्थ होता है उसके लिए अति भार मायने नहीं रखता। वो सहज ही अपने संकल्पों को सिद्ध करता है। इसलिए आज हमें बदलती दुनिया, युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुसार ही अपनी सैन्य शक्ति को भी बढ़ाना है, उसको नए ताकत के साथ ढालना भी है। हमें अपनी तैयारियों को दुनिया में हो रहे इस तेज परिवर्तन के अनुकूल ही
ढालना ही होगा। हमें मालूम है किसी समय हाथी घोड़े पर लड़ाइयां होती थी। अब कोई सोच नहीं सकता हाथी घोड़े की लड़ाई, रूप बदल गया। पहले शायद युद्ध के रूप बदलने में दशकों लग जाते होंगे, शताब्दियां लग जाती होगी। आज तो सुबह एक तरीका होगा तो शाम को दूसरा तरीका होगा लड़ाई का। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी अपनी जगह बना रही है। आज की युद्ध कला सिर्फ ऑपरेशंस के तौर तरीकों तक ही सीमित नहीं है। आज अलग अलग पहलुओं में बेहतर तालमेल, टेक्नोलॉजी और हाइब्रिड टैक्टिक्स का उपयोग बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। संगठित नेतृत्व एक्शन में बेहतर समन्वय आज बहुत जरूरी है। इसलिए बीते समय से हर स्तर पर लगातार रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हो या डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, ये हमारी सैन्य शक्ति को बदलते समय के साथ कदम ताल करने में अहम रोल निभा रहे हैं। साथियों, आधुनिक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारी सैन्य ताकत को और मजबूत करने वाला है। सीमावर्ती इलाकों की कनेक्टिविटी को लेकर पहले कैसे काम होता था, ये आज देश के लोग, आप सभी भली भांति जानते हैं। अब आज लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, जैसलमेर से लेकर के अंडमान निकोबार द्वीप तक, हमारे बॉर्डर एरियाज में, हमारे समुद्री तट पर जहां सामान्य कनेक्टिविटी भी नहीं होती थी, वहां आधुनिक रोड, बड़े बड़े टनल्स, पूल और ऑप्टिकल फाइबर जैसे नेटवर्क बिछाए जा रहे हैं। इससे हमारी डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी में तो भूतपूर्व सुधार हुआ ही है। सैनिकों को भी अब बहुत अधिक सुविधा हो रही है। साथियों, नारी शक्ति को नए और समर्थ भारत की शक्ति बनाने का गंभीर प्रयास बीते 7 सालों में हर सेक्टर में किया जा रहा है। देश की रक्षा के क्षेत्र में भी भारत की बेटियों की भागीदारी अब नई बुलंदी की तरफ बढ़ रही है। नेवी और एयरफोर्स में अग्रिम मोर्चों पर तैनाती के बाद अब आर्मी में भी महिलाओं की भूमिका का विस्तार हो रहा है। मिलिट्री पुलिस के द्वारा बेटियों के लिए खोलने के बाद अब महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन देना इसी भागीदारी के विस्तार का ही हिस्सा है। अब बेटियों के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जैसे देश के प्रीमियर मिलिट्री संस्थानों के दरवाजे खोले जा रहे हैं। इसी वर्ष 15 अगस्त को मैंने लाल किले से यह भी घोषणा की थी कि अब देश भर के सभी सैनिक स्कूलों में बेटियों को भी पढ़ाई का अवसर मिलेगा। इस पर भी तेजी से काम शुरू हो गया है। साथियों, मुझे आप जैसे देश के रक्षकों की वर्दी में केवल अथाह सामर्थ्य के ही दर्शन नहीं होते। मैं जब आपको देखता हूं तो मुझे दर्शन होते हैं अटल सेवा भाव के, अडिग संकल्प शक्ति के और अतुलनीय संवेदनशीलता के। इसलिए भारत की सेना दुनिया की किसी भी दूसरी सेना से अलग है। उसकी एक अलग पहचान है। अब विश्व की शीर्ष सेनाओं की तरफ एक प्रोफेशनल फोर्स तो है ही, लेकिन आपके मानवीय मूल्य, आपके भारतीय संस्कार आपको औरों से अलग एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी बनाते हैं। आपके लिए सेना में आना एक नौकरी नहीं है,
पहली तारीख को तनख्वाह आएगा इसके लिए नहीं आए हैं आप लोग। आपके लिए सेना में आना एक साधना है, साधना। जैसे कभी ऋषि मुनि साधना करते थे ना, मैं आपके हर एक के भीतर वो साधक का रूप देख रहा हूं। और आप मां भारती की साधना कर रहे हैं। आप जीवन को उस ऊंचाई पर ले जा रहे हैं कि जिसमें 130 करोड़ देशवासियों की जिंदगी जैसे आपके भीतर समाहित हो जाती है। ये साधना का मार्ग है। और हम तो भगवान राम में अपने सर्वोच्च आदर्श खोजने वाले लोग हैं। लंका विजय करने के बाद भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे तो यही उद्घोष करके लौटे थे, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी सोने और समृद्धि से भरपूर लंका को हमने जीता जरूर है, लेकिन हमारी ये लड़ाई हमारे सिद्धांत और मानवता की रक्षा के लिए थी। हमारे लिए तो हमारी जन्मभूमि हमारी है, हमें वहीं लौटकर उसी के लिए जीना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और इसलिए जब प्रभु राम लौटकर आए तो पूरी अयोध्या ने उनका स्वागत एक मां के रूप में किया। अयोध्या के हर नर नारी ने, यहां तक कि पूरे भारतवर्ष ने दिवाली का आयोजन कर दिया। यही भाव हमें औरों से अलग बनाता है। हमारी यही उदात्त भावना हमें मानवीय मूल्यों के उस अमर शिखर पर विराजमान करती है जो समय के कोलाहल में, सभ्यताओं के हलचल में भी अड़िग रहती है। इतिहास बनते हैं, इतिहास बिगड़ते हैं, सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं जाती है, साम्राज्य आसमान छूते हैं, ढहते ही हैं, लेकिन भारत हजारों साल पहले भी अमर था, भारत आज भी अमर है और हजारों साल बाद भी अमर रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम राष्ट्र को शासन, सत्ता और साम्राज्य के रूप में नहीं देखते। हमारे लिए तो ये साक्षात जीवंत आत्मा है। इसकी रक्षा हमारे लिए केवल भौगोलिक रेखाओं की रक्षा भर नहीं है। हमारे लिए राष्ट्र रक्षा का अर्थ है इस राष्ट्रीय जीवंतता की रक्षा, राष्ट्रीय एकता की रक्षा और राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा। इसलिए हमारी सेनाओं में आकाश छूता शौर्य है तो उनके दिलों में मानवता और करुणा का सागर भी है। इसलिए हमारी सेनाएं केवल सीमाओं पर ही पराक्रम नहीं दिखाती। जब देश को जरूरत पड़ती है तो आप सब आपदा, विपदा, बीमारी, महामारी से देशवासियों की हिफाजत के लिए मैदान में उतर आते हैं। जहां कोई नहीं पहुंचे वहां भारत की सेनाएं पहुंचे। ये आज देश का एक अटूट विश्वास बन गया है। हर हिंदुस्तानी के मन में से ये भाव अपने आप प्रकट होता है। ये आ गए ना, अरे चिंता नहीं, अब हो गया। ये छोटी चीज नहीं। आप देश की अखंडता और सार्वभौमिकता के प्रहरी हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के प्रहरी हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपके शौर्य की प्रेरणा से हम अपने भारत को शीर्ष ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। साथियों, दीपावली की आपको भी शुभकामना है, आपके परिवारजनों को शुभकामना है और आप जैसे वीर बेटे बेटियों को जन्म देने वाली उन माताओं को भी मेरे प्रणाम है। भारत माता की
मैं फिर एक बार आप सबको दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नौशहरा में मौजूद हैं। जवानों के साथ बातचीत करते हुए